तो इसमें एक चीज ध्यान से देखिए, इस लाइन जो लिखी हुई है, इस लाइन में बड़ा ध्यान से देखिए कि ए रिलेशन बिटवीन टू सिमिलर टाइप, मतलब कि जब भी हम अनुपात निकालेंगे दोनों सिमिलर चीज होनी चाहिए, समझ रहे हैं? ये नहीं कि शेर का तुलना बकरी से करते हैं, होता है फिर बोलेंगे एक बकरी बराबर एक शेर बराबर 15 बकरी, 1:15, तो ये हो सकता है। लेकिन जैसे क्वांटिटी वगैरह जाते हैं ना, क्वांटिटी जब कोई तो क्वांटिटी हो तो वहां पर आपको सेम टाइप की चीज होनी चाहिए, which shows that the quantity is how much times another quantity, मतलब कि पहली क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी का कितना है। जैसे मैंने इसमें बोला आपको, जैसे इसमें आपको बोला कि मैंने बोला 2:5, तो ये चीज अब बोला कि एक कोई भी चीज है, एक चीज है ए, दूसरी चीज है बी, इनके बीच का रेशियो A:B है, और ये क्वांटिटी में दे दिया 2:5, 2:5, 2 और 5 के अनुपात में है। इसका मतलब ये हुआ कि ए की 2 क्वांटिटी और बी की 5 क्वांटिटी के बराबर है। अगर ए जो है 2 है तो वहां बी कितना होगा, 5 होगा। अगर बी 4 होगा तो ए 4 होगा तो बी 10 होगा। अगर ये 6 होगा तो ये 15 होगा। समझ रहे हैं? ये अनुपात का मतलब होता है। इसका मतलब जो भी अनुपात दिया जाता है उसमें संख्या का, अगर एक ही संख्या, जैसे इसमें क्या है 2, इसमें फिर 2 गुणे 2 किया तो 4 आ गया, फिर 3 किया तो 6 आ गया। लेकिन जितनी संख्या से इधर गुणा करे उतने से इधर से गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में 2:5 ही आएगा, जो कॉमन फैक्टर होता है वो निकल जाता है। ठीक है, इसमें अब आप ध्यान से देखिए तो दे रहा है कि a relation between two similar type quantities which shows that one quantity is how much time the another quantity, एक क्वांटिटी दूसरे के कितने क्वांटिटी के बराबर है। The ratio of two similar type quantity is a number or fraction, इसी को फ्रैक्शन में भी बता सकते हैं। फ्रैक्शन में कैसे बताएंगे? फ्रैक्शन बताएंगे जैसे 2:5 है, इसी को हम लिख सकते हैं 2/5। पहली क्वांटिटी को अंश हो जाएगा, जो दूसरी क्वांटिटी होगी वो हर हो जाएगा। समझ रहे हैं? या A:B को मनीष जी म्यूट कर लीजिए। A:B को हम A/B भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। जो इसमें लिखा है कि द रेशियो ऑफ टू सिमिलर टाइप क्वांटिटी इज ए नंबर, एक नंबर है, आर ए फ्रैक्शन विच क्या दिया इसमें, which represented by a quotient and ठीक है, तो ये आपका रेशियो का मतलब होता है। अब जैसे इसमें दिया है लेट A and B are two non-zero numbers, then the ratio of A and B is denoted by A, ये 2 निशान लगाते हैं, 2 बिंदी, और B read as ratio of B, read as A:B, A:B जो नहीं बोलते A:B बोलते हैं, A:B या A:B ऐसे हिंदी में बोलते हैं। Here A is known as prior term, अब इसमें जो पहला अंक होगा, पहली जो क्वांटिटी होगी उसको बोलते हैं प्रायर टर्म या एंटीसीडेंट, और दूसरा जो होता है उसको पोस्ट टर्म या कंसिक्वेंट। अब इसको हिंदी मत पूछना भाई, निकल जाएगा ऊपर से, इतना समझना। प्रायर टर्म जो पहला A:B, ए को बोलते हैं प्रायर टर्म या एंटीसीडेंट, और बी जो दूसरा होगा कंसिक्वेंट। ठीक है, या पोस्ट टर्म, बाद वाला टर्म। ठीक है, ये इसको ध्यान में रखना। एग्जाम्पल इज गिवन 30 सेकेंड्स एंड 20 मिनट्स। अब देखो यहाँ पर 30 सेकेंड्स है और इसमें 20 मिनट का रेशियो क्या होगा, आपको मिनट को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो 30 सेकेंड्स इज टू अनुपात का निशान लगाया और 20 इंटू
ये जो 20 मिनट है, इस 20 मिनट को 60 में से गुणा करके 60 सेकेंड में कन्वर्ट किया, तो पता चला इसको जब हम करेंगे तो 30:180 आ गया। 6 दूनी 12, 120। ठीक है, अब इसको जब इसमें से कॉमन फैक्टर निकाल देंगे तो पता चला 1:40। ये इसका एब्सोल्यूट जो है वो रेशियो है। सिंपलेस्ट फॉर्म रेशियो का यही होता है। अब आगे आपको दिया जाएगा कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म, देयर इज नो कॉमन फैक्टर। जैसे 30:120 है, ये क्या हो 30:120 होगा ना, तो इसके बीच में 30 और 30 और क्या कहते हैं उसका 4 गुना जाएगा तो उतना उसका कॉमन फैक्टर है। तो देयर इज नो कॉमन फैक्टर ऑफ प्रायर एंड पोस्ट टर्म ऑफ रेशियो। तो जो हमारा ये जैसे 30:40 दिया था, 30:40 120, ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये है 30 1 जा 30 और इसके अंदर क्या है 30 4 जा, तो इसके अंदर क्या 30, ये 30 कॉमन फैक्टर है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो में क्या होगा कि उसमें नो कॉमन फैक्टर, देयर विल नॉट बी एनी कॉमन फैक्टर। इसमें जो कॉमन फैक्टर है उसको हम हटा देंगे तो जो बचेगा वही हमारा सिंपलेस्ट होगा। अब इसमें से 30 से 30 निकल जाएगा तो क्या बचेगा 1:4। ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब इसको और आगे कैसे कर सकते हैं, देखो कैसे किया हमने इसको, तो ध्यान से अगर देखोगे तो आप खुद ही पता चल जाएगा। हमने क्या कहा था कि हम इसको उसमें भी बता सकते हैं, जैसे A:B दिया हुआ है, A:B दिया है, A:B को हम A/B भी कर सकते हैं। तो 30:20 क्या लिख सकते हैं, 30/20 लिख दे, 120 लिख दिया। अब 30 में क्या लिख सकते हैं, 30 1 जा 30 और 30 4 जा 120। ये 30 खत्म हो गया ना, तो 1/4 और यही तो 1:4। देखो मैंने आपको घूम घुमा के कान चारों तरफ से पकड़ के बता दिया है। ठीक है, अब आता है अब कंपैरिजन ऑफ रेशियो। अच्छा, इसमें देखो एक डब्बा में दिया हुआ द रेशियो ऑफ नॉन जीरो क्वांटिटीज कैन ओनली बी फाउंड। रेशियो में हमेशा नॉन जीरो नंबर, कोई जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो कंपैरिजन के लिए कोई ना कोई संख्या होनी चाहिए। द ईच टर्म ऑफ रेशियो इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द नॉन जीरो नंबर। कोई भी जो हमारा ये नंबर है, जैसे A:B ये हमारा है, इसमें ये प्रायर टर्म है, ये पोस्ट टर्म है, ये एंटीसीडेंट है, ये है कॉन्सिक्वेंट। तो इनमें कोई भी एक नॉन जीरो नंबर से दोनों तरफ गुणा भाग कर दे या भाग कर दें, चाहे हम A को किसी संख्या से अगर मान लीजिए 2 से भाग कर रहे हैं और B को भी 2 से भाग कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने आपको बताया था फ्रैक्शन नंबर में A/B फ्रैक्शन नंबर है, अगर सेम नंबर से गुणा करते हैं ऊपर नीचे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम नंबर से अगर भाग करते हैं ऊपर नीचे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम तो वही, क्योंकि ये भी तो रेशियो भी एक फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन का रूप है। तो हम इसको जो है ऐसे ही लिखेंगे, मतलब किसी भी एक संख्या से ऊपर नीचे गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, या एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को सेम नंबर से गुणा कर दो या सेम नंबर से भाग कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब कंपैरिजन ऑफ रेशियो में आ गए कि दो रेशियो का कंपैरिजन कैसे करेंगे। जैसे हमारा एक रेशियो है A:B, दूसरा है C:D। ये हमारे पास दो रेशियो हैं। ठीक है, अब इनका अगर हमें कंपैरिजन करना होगा तो कैसे करेंगे। कंपैरिजन मतलब कौन छोटा कौन बड़ा, ये होता है कंपैरिजन का मतलब। तो पहला क्या है, A:B और C:D में अगर ये पहले ये बड़ा होगा तो इसका मतलब अगर A:B बड़ा है C:D, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, A:B बड़ा है C:D, इसका मतलब क्या, अरे यार सिंपल सी बात है, ये फ्रैक्शन नंबर A/B कौन बड़ा है कि C/D बड़ा होगा। यही चीज तो हम पहले बता चुके हैं, बता चुके कि नहीं बता चुके हैं।
कि ए और बी का कंपैरिजन करना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है या कौन इक्वल है, यही तो पता करना था हमें। मतलब हम बताए थे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर, तो सेम चीज यहाँ भी है। ध्यान में हमेशा रखना कि रेशियो भी एक फ्रैक्शन नंबर है, आपको शुरू में बता दिया गया। तो अब ये फ्रैक्शन बड़ा है कौन छोटा है, तो अगर इसमें ये देखना कि a/d अगर इनका इनका मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या हो जाएगा, AD, ये बाहरी बाहरी टर्म का मल्टीप्लाई किया a/d, और अंदर अंदर के टर्म का मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया, और a/c क्या हो गया, b/c, ठीक है। अगर a/d इज ग्रेटर देन b/c, इसका मतलब हमारा पहला फ्रैक्शन बड़ा है। अगर ये b/c बड़ा है, इसका मतलब c/d बड़ा है, ठीक है। अगर ये आपस में बराबर हैं तो दोनों फ्रैक्शन नंबर बराबर होंगे। कितना बड़ा आसान है। अगर अंदर अंदर वाले को मल्टीप्लाई कर लिया और बाहर बाहर वाले को मल्टीप्लाई किया, अगर बाहर बाहर वाले को मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आता है वो अंदर वाले मल्टीप्लाई से बड़ा है तो पहला वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। अगर वो अंदर अंदर से जो मल्टीप्लाई किए हैं BC, अगर ये बड़ा है तो इसका मतलब दूसरा वाला जो हमारा रेशियो है वो बड़ा होगा। अगर इनका मल्टीप्लिकेशन आपस में इक्वल है तो ये दोनों रेशियो आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज और मिल गया कि दो रेशियो दिए हुए हैं, दो फ्रैक्शन नंबर दिए हुए हैं, तो अगर इनमें पता करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। अगर इसको मल्टीप्लाई करने पर ये चीज AD बड़ा है किससे, BC से, तो ये फ्रैक्शन नंबर बड़ा है। अगर BC बड़ा है AD से तो फिर ये फ्रैक्शन नंबर बड़ा है। अगर AD बराबर BC है, AD बराबर CD, तो हमारा BD नहीं होगा जी, हाँ BC इज ग्रेटर देन AD। और अगर हमारा AD और CB बराबर है तो ये हमारा फ्रैक्शन नंबर दोनों बराबर है, ठीक है। ये हमने आपको रेशियो का सिंपलेस्ट रेशियो क्या होता है, रेशियो का रूप क्या होता है, रेशियो में गुणा भाग करते हैं तो क्या होता है, रेशियो एक फ्रैक्शन नंबर होता है, और इसमें कौन रेशियो छोटा कौन रेशियो बड़ा है वो कैसे पता करते हैं, वो चीज मैंने बता दिया है, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रेशियो। टाइप्स ऑफ रेशियो में देखिए, टाइप्स ऑफ रेशियो में क्या दिया है, ये पहला है कंपाउंड रेशियो। If A, B, A upon B, C upon D and C upon F are three ratios, then their compound ratio क्या होगा, AC upon BDF। हो गया, सीधी सी बात। अगर कोई पूछता है कंपाउंड रेशियो क्या है, एक दिया है, दो दिया है, तीन दिया है, तो ऊपर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो, और आपस में अगर मान लीजिए वो इस रूप में दे दिया है, A/B, B/C, अरे A/B, C/D एंड E/F इस फॉर्म में दे दिया है, तो कुछ मत करो। ये तो ये ऊपर वाला होगा ना, ये सब ऊपर वाला होगा, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो ACE, और अपन अंदर वाला BDF कर दो, बस ये हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड रेशियो हो जाएगा, कंपाउंड रेशियो, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन अगर इनको गुणा कर देंगे, अगर बोला कि तीन रेशियो है उनका कंपाउंड रेशियो ये है, तीन रेशियो का कंपाउंड रेशियो ये है, तो इसका मतलब समझ लो कि तीन रेशियो हैं और उनको गुणा कर दिया गया है। तो उसमें आप पता कर लोगे पहला दूसरा तीसरे के ऊपर वाले का, ये जो मान लीजिए ये दे दिया है 15, कंपाउंड रेशियो दिया है 15 और 15/17, इसका मतलब समझ लो या 21 दे दिया है, या कुछ भी दिया है 26 दे दिया है, ठीक है। इसका मतलब ये समझ लो कि ऊपर वाले का जो तीन है नंबर, उनका मल्टीप्लिकेशन है ये, और ये जो बाहर बाहर वाले हैं या हर वालों का मल्टीप्लिकेशन ये है। बस इसकी मदद से हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व कर लेंगे अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन आता है तो।
ठीक है। अब हम आते हैं डुप्लीकेट। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? ए टू बी इज ए रेशियो, तो इट्स डुप्लीकेट क्या होगा? डुप्लीकेट ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हैं? कुछ भी नहीं है इसमें, आप ध्यान से देखेंगे। डुप्लीकेट का मतलब दो बार मल्टीप्लाई कर दिया, डुप्लीकेट रेशियो। ऐसे क्वेश्चन एक्चुअली उसमें आते हैं, यूपी के पीसीएस एग्जाम में आते हैं। छुट्टू को देंगे और वो अच्छे अच्छे भटकते रह जाएंगे। इसका इसका बोलेंगे ए टू बी का डुप्लीकेट रेशियो ए स्क्वायर टू बी स्क्वायर, ये हो गया डुप्लीकेट रेशियो। और सब डुप्लीकेट बोला, अगर यहीं पर सब लगा दिया, ये अंडर रूट हो जाएगा, सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट रेशियो, जैसे मान लीजिए ए स्क्वायर और क्या कहते हैं बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर है। इसका सब डुप्लीकेट निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट ए स्क्वायर इज टू रूट बी स्क्वायर। या ए का भी इसका सब डुप्लीकेट निकालना तो ये हो जाएगा रूट ए इज टू रूट बी। ठीक है। इसी तरीके से ट्रिप्लीकेट, एक ए क्यूब बी क्यूब हो जाएगा, और सब ट्रिप्लीकेट वो घन के घन हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। ठीक है। इनवर्स रेशियो, अगर ए टू बी का इनवर्स रेशियो होगा बी इज टू ए, जैसे इसमें दिया हुआ है इनवर्स रेशियो आर रेसिप्रोकल रेशियो y is to x दिया है नंबर, y is to x is given a ratio, then inverse ratio y and x will be xy। y and x कोई जैसे मैंने अभी बताया ना a and b दिया है तो उसका b and a हो गया। उसी तरीके से जैसे y is to x, दो दो रेशियो दिए हैं, ये एक रेशियो दिया है, इसका इनवर्स रेशियो जो होगा, इनवर्स रेशियो होगा x is to y, पलट जाएगा, ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर। ठीक है। एक होता है इक्वालिटी रेशियो, इक्वालिटी रेशियो, इक्वालिटी रेशियो, इक्वालिटी रेशियो होता है जब एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट दोनों समान हो। जैसे 30:30, ये 5:5, 1:1, 3:3 दोनों समान हैं, तो ये हमारा इक्वलिटी रेशियो होता है। देखो इतना, एंटीसीडेंट इक्वल टू कॉन्सिक्वेंट, मतलब एंटीसीडेंट इज इक्वल टू कॉन्सिक्वेंट, तो हमारा ये इसको बोलते हैं इक्वलिटी रेशियो। इफ द एंटीसीडेंट इज ग्रेटर देन कॉन्सिक्वेंट, then the ratio is known as ratio of greater inequality। अब जो नहीं है तो उसको इनइक्वल बोलेंगे ना, ये जो बराबर है दोनों तो इक्वल, नहीं है तो इनइक्वल। अगर इसमें 5/7 टाइप ऐसे हो गया, अब इसमें 5/7 लिख दिया, तो ये बराबर तो है नहीं, इनइक्वल हो गया। लेकिन ये चीज जो है बड़ा हो गया, कंसिक्वेंट बड़ा है, इसको बोलते हैं ग्रेटर, ग्रेटर इनइक्वालिटी। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, उल्टा बोल दिया मैंने, इसको बोलते हैं इंफीरियर, ये क्या बोलते हैं, इंफीरियर बोलते हैं ना, लेस लेस इनइक्वालिटी। अगर ये नीचे वाला, अगर ये 7/5 हो गया तो ये ग्रेटर हो जाएगा। अरे 7/5 ज्यादा होगा ना, 5/7 तो छोटा होगा, तो 7/5 ग्रेटर इनइक्वालिटी, 5/7 ये कोई ऐसा चीज नहीं है, इसमें था मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कोई बहुत वैसी चीज नहीं है।
अब इसके बाद आता है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है? ठीक है, प्रोपोर्शन या समानुपात। क्या इसको बोलते हैं? समानुपात। ठीक है, ए बी सी एंड डी आर 4 नॉन जीरो नंबर्स। क्या बोल रहा है कि ए बी सी डी 4 नॉन जीरो नंबर हैं, सच दैट ए इज टू बी is in proportion to C is to D. These numbers are A, B, C, D are set in proportion. मतलब क्या बोल रहा है कि A is to B ये किसके प्रोपोर्शन में है? C is to D। समझे? एक तरीके से ये कह सकते हो A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D। ये भी कहा जा सकता है। ठीक है, ये आगे आपको पता चलेगा। अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसको बोलेंगे ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन। ये चारों नंबर जो है इन प्रोपोर्शन है। अगर ए और बी का अनुपात और सी के डी के अनुपात के समानुपात है, उसके अनुपात में, जिस अनुपात में ए टू बी है उसी अनुपात में सी टू डी है। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी के बीच में जो अनुपात है वही सी और डी के बीच में अनुपात है। ठीक है, तो अगर ऐसा चीज आता है तो इसको बोलेंगे कि चारों आपस में प्रोपोर्शन में है, समानुपात में है। ठीक है, अब उसी को घुमा के दिया, इफ ए बी सी डी आर 4 नंबर्स इन प्रोपोर्शन देन ए इज टू बी इज टू सी, ए इज टू बी इज इन प्रोपोर्शन टू सी इज टू डी। वही बोला, पहले क्या बोला? ए इज टू बी और ए इज इन प्रोपोर्शन टू सी इज टू डी, तो ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, लेकिन अब उल्टा बोला, ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन देन ए इज टू बी, ये जो इसका जो अनुपात होगा वो सी और डी के अनुपात के समानुपात होगा। ठीक है, ये कहने का मतलब है। अब देखो, हियर द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब यहां पर देखो, जब ऐसे आता है ए इज टू बी समानुपाते सी इज टू डी, इसमें ये होता है, ये एक्सट्रीम जो बाहर के अंतर होंगे ना, ये टर्म्स होंगे, इनको बोलेंगे एक्सट्रीम इंड, एक्सट्रीम टर्म्स। बाहर वाले को बोलेंगे एक्सट्रीम टर्म्स। ठीक है, और जो अंदर वाले होंगे इन दोनों को बोलेंगे मिडिल टर्म। बीच वाला है ना, इनको बोलेंगे मिडिल टर्म। क्या बोलेंगे? मिडिल टर्म। समझ रहे? जब ए टू बी मतलब इन प्रोपोर्शन टू सी टू डी, तो हम इसको बोलते हैं या ए टू बी, ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी। इसको ऐसे बोलते हैं, ए अनुपाते बी समानुपाते सी टू डी या सी अनुपाते डी। तो इसमें जो बाहर के हैं ए और डी, इनको बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म्स, और जो अंदर वाले होते हैं इनको बोलते हैं मिडिल टर्म्स। और इसका एक क्वालिटी होता है, क्या क्वालिटी होता है? कि इनर का जो मल्टीप्लिकेशन होगा मिडिल टर्म्स का, वो एक्सट्रीम टर्म्स के बराबर होगा। मतलब ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था, जब ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी, इसका मतलब क्या होता है? ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। यही बताया था कि नहीं बताया था? जब दो कंपेरिजन आया था, दो रेशियो कंपेरिजन के अंदर ए अपॉन बी और सी अपॉन डी, तो मैंने कहा था अगर इनका आप मल्टीप्लिकेशन करोगे आपस में, पहले वाले का ए डी अगर सी बी के बराबर है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर ए इंटू डी ये सी एंड बी के मल्टीप्लिकेशन से बड़ा है तो ये वाला बड़ा होगा। अगर ए और डी का मल्टीप्लिकेशन बी और सी के मल्टीप्लिकेशन से छोटा है तो ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा।
अब देखो यहाँ पर इसने बोल दिया कि a is to d इक्वल टू b इंटू सी, इसका मतलब a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d, ये हो गया है। इसीलिए मैं बोलता हूँ इसका मतलब ही बराबर होता है, समानुपात। एक अनुपात में होंगे तभी तो बराबर, वो दोनों फ्रैक्शन बराबर होंगे तभी तो सेम अनुपात में आएंगे। अगर एक ये 2:5 है तो दूसरा भी तो 2:5 होगा, अगर ये 2:5 है तो दूसरा भी तो 2:5 में होगा। हो सकता है वो इस तरह से लिख दिया जाए कि ये 2:5 है और ये हो जाएगा इसी तरीके के, मतलब 10:15 कर दो, है तो दोनों सेम अनुपात में है कि नहीं है, ये भी करोगे तो 2:5 ही तो आएगा। ये तो जो समानुपात के मतलब ही बराबर होता है, मैंने इसलिए आपको शुरू में बोला था कि आगे पता चल जाए। देखो यहाँ से पता चल गया। एक फार्मूला होता है कि जब भी प्रोपोर्शन आएगा तो एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स, मतलब बाहर के टर्म्स का प्रोडक्ट जो है, बाहर का जो टर्म्स हैं उनका मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू इनर मोस्ट जो है। फिर से मैं बता देता हूँ, a is to b समानुपाते c is to d। तो अगर ये अगर ऐसा है तो इनका मल्टीप्लीकेशन ये बराबर होगा इनका मल्टीप्लीकेशन। इनर मोस्ट जो है, ये इनर मोस्ट है, इनका मल्टीप्लीकेशन होगा ये बराबर आउटर मोस्ट, इनका मल्टीप्लीकेशन आपस में बराबर होगा। इसको ध्यान रखिए, ठीक है। जैसे दिया है 4 नंबर 5, 25, 7 और 35। देखो ये दिया है ना, 4 नंबर दे दिए हैं, 5, 25, 7, 35। देखो वही चीज हुआ ना, तो 5/5 बराबर 7:35 में बोल रहा हूँ। कैसे होगा, या समानुपाते कर दो ऐसे। अरे भाई 5 एकन्नम 5, 5 25, 1:5 हो गया। ये भी क्या होगा, 7 एकन्नम 7, 7 25 35। देखो 5, ये भी 1:5, 1:5 बराबर ही तो हुआ ना। और अगर इसको देखना भी अंदर का तो क्या करोगे, अंदर से मल्टीप्लाई करो। अगर हमको वैसे देखना आगे थोड़ा, 5:25 समानुपाते 7:35। एक काम करो, अंदर का मल्टीप्लाई क्या करो, 25 सत्ते 105, यही तो होगा ना। अंदर मल्टीप्लाई करोगे और बाहर का करो, कितना होगा, 5 × 35, 5 25, 7 5 35, 7 19 14, 27 175 होगा यार। 25 7 175, ठीक है। और इसको 35 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 175 हो गया। देखो दोनों बराबर हो गया कि नहीं होगा। इसका मतलब ये चारों नंबर समानुपात में है। किसी भी तरीके से निकालो, ये सब मैथमेटिकल टर्म्स हैं, किसी और यूज के लिए होते हैं, लेकिन इनका मतलब सबका एक ही है। फ्रैक्शन नंबर मैंने बता दिया, सब फ्रैक्शन नंबर हैं, तो फ्रैक्शन नंबर के गुण अगर आपको याद है तो सब हो जाएगा। अब देखिए बेसिक ऑपरेशन से रिलेटेड टू ऑपरेशन, ठीक है। अगर ये है तो क्या इन्वर्टेंडो ए एंड बी, ए अनुपाते बी समानुपाते सी एंड डी, देन इन्वर्टेंडो बी अनुपाते ए और डी अनुपाते सी। अरे वो वही हो गया है, इनवर्स हो गया तो फिर इन्वर्टेंडो, अल्टर हो गया तो अल्टरनेटो, क्या है नाम दिया है, मुझे नहीं आता। ये सब कुछ नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन कहता है, इफ 4 नंबर्स are quantities a b c d are in proportion, then d is known as the fourth proportion, ठीक है। d को बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। ये भी ध्यान में रखना है, मिडिल टर्म, एक्सट्रीम टर्म्स और फोर्थ प्रोपोर्शन। ए बी सी डी लास्ट वाला जो होता है उसको फोर्थ प्रोपोर्शन करते हैं। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ए बी एंड सी विल बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। 3 नॉन नंबर ए बी सी, तो बी तो क्या होगा, अगर ये 3 नंबर हैं फिर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो बी स्क्वायर इक्वल टू
AC, ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। A B C ये तीनों प्रोपोर्शन में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, A अपॉन B बराबर B अपॉन C, यही होगा ना। B से B मल्टीप्लाई करो क्या, B स्क्वायर, ए सी से सी मल्टीप्लाई करो क्या, AC, B स्क्वायर बराबर AC। ये देखो आ गया ना। अगर तीन नंबर है कंटिन्यू उसमें प्रोपोर्शन में है तो B स्क्वायर इक्वल टू AC, ठीक है। हियर B इज नोन एज मीन प्रोपोर्शन, ये B जो है यहाँ पर इसको मीन प्रोपोर्शन कहते हैं, इट इज नोन एज मीन प्रोपोर्शन। ये सब एग्जाम में नहीं आता है, ना आएगा ऐसा, बस मैं आपको जानकारी के लिए बताया जा रहा हूँ, ठीक है। ये मीन प्रोपोर्शन हो गया, B स्क्वायर इक्वल टू AC। जैसे 4 6 नंबर आर कंटिन्यूट प्रोपोर्शन, देन 6 एंड 9 आर मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन। अब ये जो होता है, मैंने अब उसमें फोर्थ देखा, एक आपने पढ़ा था फोर्थ प्रोपोर्शन, ABCD, ये 4 दिया है तो ये चौथा, ये फोर्थ प्रोपोर्शन है। लेकिन ABC ये अगर 3 कंटिन्यूट प्रोपोर्शन में है तो B को बोलते हैं हम मीन प्रोपोर्शन और C को बोलेंगे हम थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। B इज नोन एज मीन प्रोपोर्शन। इनको टर्म्स केवल याद रखो बस, और कोई इसमें कोई अभी गणित नहीं लगा रहे हैं। और C को बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। कब, जब ABC आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। When ABC are in proportion, then B is middle term, C is third term, and ABCD 4 नंबर हैं, then these all 4 numbers are in proportion, then D is called fourth proportion। ये सब टर्मिनोलॉजी है, ये टर्मिनोलॉजी है, इसको आपको याद ही करना है। ये क्यों है ऐसा, ये नहीं है भाई, जैसे का को बोलो, का को काहे क्यों बोलते हैं तो वो नहीं बताया जा सकता है, ठीक है। अब इसमें देखिए एक आता है आपका, क्वेश्चन आया है इसमें, क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ये है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इफ द रेशियो बिटवीन P Q एंड R इज A is to B is to C, then P is equal to A। अब इसमें देखो सब में एक ही नंबर से गुणा कर दिया गया, के A B के C के, देखो सब में से एक कर दिया ना, तो क्या हो गया, कोई फर्क पड़ता है। मैंने आपको पहले बताया था कि एक ही नंबर से अगर 3 नंबर 4 नंबर सब प्रोपोर्शन में है और किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करोगे या किसी एक नंबर से वो क्या करेंगे, तो आप क्या करोगे कि मल्टीप्लाई करोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्यों बताया गया है यहाँ पर, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ, ये क्यों बताया गया है, इसको जानना बहुत जरूरी है। इसमें बोला कि जैसे कोई संख्या है, द रेशियो बिटवीन P Q एंड R, इसका मतलब कोई P Q एंड R ये 4 संख्याएं हैं, और इनको जब हम प्रोपोर्शन में लिखते हैं तो सिंपल प्रोपोर्शन आता है A to B is to C, समझ रहे हैं। ये चीज जानना बहुत जरूरी है, इसको बहुत ध्यान से देखिए कि मैंने जैसे वहां पर संख्या आई थी कि 5 25 35, ये 3 संख्या है, ठीक है। इसको ये 3 संख्या है एक्चुअली, जब इनको प्रोपोर्शन में लिख रहे हैं, सिंपल प्रोपोर्शन में इसको लिखेंगे 1:5:7, क्योंकि इनके बीच का जो कॉमन फैक्टर वो निकाल देंगे। तो अगर ये जो प्रोपोर्शन बोलेंगे या रेशियो बोलेंगे, तो रेशियो का मतलब ये होता है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, सिंपल रेशियो, उसके अंदर का जो कॉमन फैक्टर है उसको हमें निकालना होगा। तो जैसे P Q R कोई है, तो कोई 3 संख्याएं हैं और वो A to B to C के रेशियो में आ जाती हैं, इसका मतलब है कि ये सिंपल रेशियो है, सिंपल रेशियो। और सिंपल रेशियो का मतलब होता है कि इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर है उसको भाग कर दिया गया, निकाल दिया गया है, तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू बचती है वो रखा हुआ है। जैसे मैंने बताया
कि यहाँ पर 5 गुणे एक हो जाएगा, ये 5 गुणे 5 हो जाएगा, ये 5 गुणे 7। अब इन तीनों में 5 5 कॉमन है, तो जब इनको रेशियो में लिखेंगे 1:5:7 में लिखेंगे, ठीक है। तो बोला लेकिन वो संख्या कैसे पता करेंगे वो संख्या कितनी है? तो अगर सब में 5 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो संख्या निकल आएगी कि नहीं निकल आएंगी? P इक्वल टू, ये रेशियो 1 है तो 1:1:5। Q इक्वल टू क्या होगा? 5:5। R इक्वल टू क्या होगा? 7:5। जो कॉमन चीज है उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमें जो है इस रेशियो में तो हमें एक्चुअल संख्या पता चल जाएगी, एक्चुअल संख्या, क्योंकि हम नहीं पता है हमें कि कौन सा है। तो जैसे हम बोलते हैं कि 2 अनुपात में आ गए हैं, 5:7 के अनुपात में है, तो हम मानते हैं कि 2 आदमियों का उम्र 5 और 7 के अनुपात में है। तो फिर एक्चुअल में अनुपात क्या होगा? एक्चुअल में इनका उम्र क्या होगा? एक का 5 के होगा, जो हमने कॉमन फैक्टर निकाल लिया है, मान लीजिए के है उसको निकाल लिया, तो ये एक्चुअल में इसका उम्र हो जाएगा। दूसरे का क्या होगा? 7 × के, ये इसका एक्चुअल उम्र हो जाएगा। मान लीजिए के है 8, तो ये इसकी उम्र हो जाएगी 40 और इसकी उम्र हो जाएगी 56। यही होगा कि नहीं होगा? अभी केवल चलो समझ में आया ना है, आ गया तो अच्छी बात, ना है तो अच्छी। ये मैंने जो बताया अभी ये बहुत आ गया इंपॉर्टेंट है, क्लियर। आगे के क्वेश्चंस के लिए बहुत काम आता है। जब उम्र उम्र के निकालोगे और आगे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे तो उसमें ये सब का बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। दूसरा है ए टू बी, ए टू बी मतलब ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, देन सी इज कॉल्ड द थर्ड टर्म, ठीक है। ये सी थर्ड टर्म हो गया, ठीक है। ए बी सी, मैंने वही बोला था ना, ए बी सी। तो ए बी सी मैंने कहा था ना, ए बी सी, अगर ए अनुपाते बी समानुपाते बी अनुपाते सी, ये होता है मिडिल टर्म, सी हो गया थर्ड टर्म। यही मैंने पहले बताया था, ये फिर घुमा के बोल रहा है, ठीक है। क्लियर। और इसमें क्या होगा? बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू सी। तो सी बराबर क्या होगा? बी स्क्वायर अपन ए इक्वल टू क्या होगा? बी स्क्वायर अपन सी। यही तो होगा ना, इनसे निकलेगा ये, यस। वही चीज दिया है उसको। मीन प्रोपोर्शन, हाँ एक आ गया मीन प्रोपोर्शन बिटवीन ए एंड बी इज रूट ए बी। मीन प्रोपोर्शन, जैसे ए और बी का मीन प्रोपोर्शन होगा, ए तो बी है दिया है इनका मीन प्रोपोर्शन होगा रूट ए बी, ठीक है। इफ मीन प्रोपोर्शन इज एक्स, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया है कि अगर मीन प्रोपोर्शन दिया है एक्स, तो इसको ए इज टू एक्स, बी इज टू एक्स, एक्स इज टू बी, ये ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो कैसे हो गया, मीन प्रोपोर्शन यही हो गया ना, अंदर वाला, हाँ ठीक जी है। सर। अंदर अंदर वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और बाहर बाहर वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी, ये और ये दोनों बराबर होते हैं। एक्स बराबर क्या हो जाएगा? रूट ए बी, यही तो होगा ना। यही हमारा मीन प्रोपोर्शन है, यही चीज बोला। अगर मीन प्रोपोर्शन दिया है तो ए इज टू एक्स समानुपाते एक्स इज टू बी। ये देखो वही चीजें घूम घुमा के दे रहा है, ठीक है। चलिए आज हम हो गया है, इन ट्रिक्स को, मैजिकल ट्रिक्स को आप लोग याद कर लीजिए। यस सर। बताइए बेटे, ए इज टू बी इक्वल टू ए कैपिटल ए दिया है, बी इज टू सी एम इन टू एन, ए इज टू सी ए बी एन ए टू ए, तो ये क्या होगा? अब देखिए तो ध्यान से देखिए तो क्या है कि ए अनुपाते बी ये दे, पी अनुपाते क्यू 3 अनुपाते 4 दे दिया है, क्यू अनुपाते यार 8 अनुपाते 9 दे दिया है,
और क्यू अनुपात आर दे दिया, ये कितने, ये पी क्यू आर को ऐसे कर दिया, ठीक है। तो पी अनुपात क्यू अनुपात आर क्या होगा, क्या बोला है इसमें कि जैसे कोई संख्या दे दिया है ए अनुपात बी, फिर दे दिया है बी अनुपात सी, फिर दे दिया सी अनुपात डी। देखिए ये आपस में कनेक्टेड है। अगर ये चीज दिया हुआ है कुछ, ठीक है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ये कितना होगा, ये चीज कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो अगर यहां पर ऐसे दिया है तो देखो क्या होगा, जैसे इसमें ए अनुपात बी कर दिया, स्मॉल कर दिया, इसको कर दिया, ये ऐसे कर दिया, इसको कर दिया हमारा ए अनुपात बी, बी अनुपात सी को एम अनुपात एन कर दिया, एम अनुपात एन, और इसको क्या कर दिया, ए क्या किया है, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, अच्छा ए बी सी का ही दिया है, चलो ए बी सी, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, ए अनुपात सी कर दिया, अभी चौथा नहीं लाया, वो चौथा भी आएगा अभी इसमें, देखना ऐसे कर दिया है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा ये पता करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या कहा इसने, ये है दिया है क्या, तो ए अनुपात सी क्या होगा, यही तो होगा, अरे भाई इस जो बी है इसमें बी है, इसमें बी, इसमें एम है, तो इसने क्या कर दिया है ए कि अनुपात बोला है कि ए ए एम अनु अनुपात एन एम बी अनुपात एन बी, समझ रहे क्या किया है कि जैसे ए बटे बी बराबर ए अपान बी कर दिया, बी बटे सी बराबर क्या दिया है, एम बटे एन कर दिया है। तो बोला कि ए अनुपात सी क्या होगा, पहले बोला है कि ए अनुपात सी क्या होगा, ए अनुपात सी या ए बटे सी क्या होगा, इसका मतलब होगा कि ये ए एम, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर नीचे नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बराबर होगा हमेशा ए अनुपात सी बराबर होगा ए एम अपान बी एन, ये हमेशा ध्यान रखना, ये ट्रिक दिया है, ठीक है। अगर ए अनुपात बी बराबर ये दिया है ए अपान बी, यही तो होगा ना, ए अनुपात बी बराबर ए अपान बी, यही तो कर दिया मैंने, उसको अनुपात में कर दिया। तो अब आपको समझाने के लिए बोला, अगर ए अनुपात सी निकालना हो, ए बटे सी निकालना हो, तो क्या होगा, इसको ऊपर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो, ए एम अपान ए एन हो जाएगा, ठीक है। और अगर ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना हो तब क्या होगा, इसके लिए बोला है इसको करना है ए एम अनुपात ए एम अनुपात, अब देखो यहाँ पर अब तीन हो गया ना, तीन चीज हो गया, तो इसमें क्या करेंगे, ए एम अनुपात एन बी, नीचे नीचे को करो, ए एम अनुपात एम बी, पहले इसको करो, नीचे नीचे को मल्टीप्लाई करो, ध्यान याद करना भाई, और उसके बाद एन बी होगा ना, हाँ एन बी से मल्टीप्लाई करो, ये इसने ट्रिक बताया है। ये ट्रिक थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो दे देता है, ये उसमें भी क्वेश्चन इस तरह के आ सकते हैं, इसको याद कर लेना, समझ लेना, ये आपके डाटा इंटरप्रिटेशन में क्वेश्चन इस तरह के आ सकते हैं, आ जाते हैं। अब जैसे P अपान Q बराबर दिया है 3/4, फिर दिया है Q अपान R बराबर कितना दिया है, Q अपान R 8/9, ठीक है। तो
P अपॉन R कितना होगा? P अपॉन R, या इसी को लिख सकते हैं P इज टू R, यही होगा ना, यही तो लिख सकते हैं ना। तो ये क्या होगा, क्या बोला, ऊपर ऊपर नीचे को मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू 8, नीचे नीचे को मल्टीप्लाई कर लो, 9 इंटू 4, ये हो जाएगा 8 त्रिक 24, 9 चौक 36, और फिर इसको भाग करो, क्या है, भाग करो, 8 त्रिक 24, 24, 7 7 36, 12, 12 दूनी 24, बढ़ते हैं 36, 2:3 आ गया ना। ये आ गया P अपॉन R इक्वल टू 2:3, ठीक है। अब P अनुपाते Q अनुपाते R क्या होगा? अब क्या होगा, पहले ऊपर ऊपर का कर लो, क्या हो जाएगा, 8 या 24, 8 3 8 24, 24, फिर 9 क्या चौक करें, 36, फिर 36, ये 8 चौक 32 होगा MB, ठीक है। फिर क्या होगा, NB, N ये है और B ये है, 9 चौक 36, 36, ठीक है। अब इसको हल करो, कितना होगा, एक और फैक्टर निकाल के भाग कर देना, हो जाएगा। कितना आ रहा है, 6 to 8, 7 4 4 6 24, 4 8 32, 4 9 36, ये आ गया ना। ये आप थोड़ा ध्यान रखना, इसको कैसे करना है, अभी तो आ रहा है, लेकिन जब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सब उड़ जाएगा दिमाग से। ट्रिक नंबर 2, क्या दिया, A to B ये दिया है, B to C ये दिया है, तो C to D। अब देखो यहाँ C to D आ गया, दिया हुआ है, A to B दिया हुआ है, B to C दिया हुआ है, और C to D दिया हुआ है, ठीक है। तो A to B to C to D ये निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो इसने क्या किया है कि जैसे A, देखो अब यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, A अपॉन B बराबर क्या दिया है, A स्मॉल वाला दे दिया है, B अपॉन C बराबर क्या दिया है, C अपॉन D है, A अपॉन B, B अपॉन C अपॉन D कर दिया, ठीक है। और C अपॉन D बराबर दिया है E अपॉन F, ये दे दिया है, ठीक है। तो A to B to C मतलब कैसे होगा, A to B to C ये बराबर क्या होगा, ये होगा, देखो इसमें तीन तीन गिनती लेके चलेंगे, ACE, पहले क्या हो गया, ऊपर ऊपर वाला, ये ऊपर ऊपर वाला ले लिया, ACE मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और B की जगह पर क्या लिखेंगे, B अनुपात में, B अनुपात में लिख रहे हैं BCE। अब देखो ऊपर वाला निकल गया, ऊपर ऊपर से कर दिया, तो अब नीचे वाला BCE, नीचे का B लिया, और ये बचा CE ऊपर वाला। थोड़ा सा ट्रिक से याद करेंगे ना, जैसे हम लोग याद करते हैं उसमें सिनो, क्या कौन सा नीम से बनाते हो, पॉइंट्स याद करने के लिए, उसी तरीके से पहले हमने ऊपर ऊपर वाले को ले लिया, अब ऊपर वाले को बचा तो फिर नीचे वाले को ले, नीचे वाला लिया, और बाकी दो ऊपर वाले को ले लिया, ठीक है। अब तीसरा क्या होगा, तीसरा दे रहा है BDE। अब ऊपर वाले से तो कर दिया, अब इसी B को नीचे वाले से भी मैं B अगला नीचे वाला लिया और यहाँ D कर दिया, BDE, ठीक है। अब चौथा जो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, ये बराबर है D, A हो गया, B हो गया, C, और D क्या होगा, D की जगह पे होगा BDF, BDF। अब ये तीनों नीचे आ गए, नीचे BDF, मतलब कि पहले वाले में चारों ऊपर वाला, तीनों ऊपर वाला ले लिया, लास्ट वाले में तीनों नीचे वाले ले लिया। अब जो बचा बीच वाले में B और C बच रहा है, तो B में ऊपर वाले ले लिया, तो ये और ये और ये हो गया, ठीक है। उसके बाद बीच वाले में फिर क्या, ये ऊपर वाला तो अब B D और F नीचे वाला ले लिया,
बी बी डी और ई ये ले लिया, ठीक है। इस तरीके से इसको थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको याद करना है, जरूर याद करना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने इसमें देख लो, मैंने याद करना है, मैंने लिख भी दिया है, ठीक है। ये याद करना ही है, आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लोगे तो आ जाएगा। आर एक्स इफ रुपीज एक्स इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द रेशियो ए बी सी, हाँ ये चीज बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं बता देता हूँ। अगर जैसे इसमें दिया है कि ये आपके बहुत आगे क्वेश्चन बहुत आता है, ये स्पीच से संबंधित क्वेश्चन, कि एक्स रुपया है, मान लीजिए मेरे पास एक्स रुपया है, इसको 3 अनुपात में देना है। मान ली 3 आदमी है, एक को ए रुपया देना है, एक और बी, ए और बी 3 आदमी को देना है, और तीनों को जब पैसा देते हैं तो वो ए टू बी और बी टू ए, ये एक अनुपात में आ जाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि इनके ये क्या है, एब्सोल्यूट, ये सिंपल रेशियो है, इसके अंदर कोई कॉमन फैक्टर है, ठीक है। इसके अंदर कोई कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर मान लीजिए के है, तो इसका मतलब ए के प्लस बी के प्लस सी के इक्वल टू एक्स, यही होगा कि नहीं होगा? 3 आदमी हो गए, पहले आदमी को दिया ए के रुपया, दूसरे आदमी को दिया बी के रुपया, तीसरे आदमी को दिया सी के रुपया। अब तीनों का अनुपात निकालोगे तो यही तो होगा ना, ए के अनुपाते बी के अनुपाते सी के, और जो अनुपात में क्या कॉमन फैक्टर निकल जाएंगे, ये ए अनुपाते बी अनुपाते सी के अनुपात में आ जाएगा। अब बोला है कि अगर 3 अनुपात में बांट दिया गया है तो एक्चुअल में हम पैसा कैसे निकालेंगे, ठीक है, कि पैसा कैसे निकालेंगे। देखो हमने ये फार्मूला निकाला है ना, ये देखो यहाँ पर ये चीज है, तो होगा क्या कि अगर 3 अनुपात में पैसे को बांटा हुआ है तो पहले आदमी को कितना पैसा मिलेगा, पहले आदमी को उसको मिलेगा, पहले का जो अनुपात है वो कर दो और तीनों अनुपात को जोड़ दो, और कितना पैसा है उसे मल्टीप्लाई कर दो, ये पहले आदमी को मिल जाएगा। ये फर्स्ट को कितना रुपया मिला है वो पता चल जाएगा। दूसरे को कितना पैसा मिला, दूसरे का अनुपात बी है, और तीनों अनुपात जोड़ करके तीनों के जोड़ के उसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो सेकंड आदमी को कितना पैसा मिला है वो पता चल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर तीसरे आदमी का है तो तीसरे आदमी का अनुपात कितना है, सी, और तीनों का कितना अनुपात है, ए प्लस बी प्लस सी, और उसको जो जितना रुपया टोटल उसमें से मल्टीप्लाई करोगे तो ये थर्ड पर्सन को कितना रुपया मिला है, थर्ड पर्सन का शेयर पता चल जाएगा, ठीक है, फर्स्ट पर्सन का शेयर। ये अगर पैसा पता करना है तो कैसे करेंगे, देखो आगे को एक क्वेश्चन भी इसमें सॉल्व कर देता हूं। जैसे 750 रुपए है, 750 रुपए मेरे पास थे, ठीक है, उनको मैंने 3 आदमियों को बांटा तो उनका जो रेशियो बना कितना हुआ, 35 अनुपाते 14 अनुपाते 26। देखो इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक तो मैंने कहा कि इनको सबको जब जोड़ोगे, मान लीजिए इनके अंदर कॉमन फैक्टर के है, तो के बराबर क्या हो जाएगा, के को कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 35 प्लस 14 प्लस 26, यही तो होगा, और ये बराबर कितना हो गया, 750। तो के बराबर कितना हो जाएगा, 750 अपन इसको जोड़ दोगे 35 14 कितना हो जाएगा, 14 26 40, और 40 से 35 कितने, 75 हो जाएगा ना, 10 आ जाएगा। देखो 10 आ गया कि नहीं आ गया। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, पहले को कितना मिल रहा है, 35 के, तो पहले को 35 दाम 350, दूसरे को कितना मिला है 14 के, तो कितना हो जाएगा 14 दाम 140, और तीसरे को कितना मिला 26 के, 26 दाम 260, इसको जोड़ो कितना हो जाएगा, 0 5 4 9 6 15 3 1 4 1 5 2 7 750 हो गया कि नहीं हो गया। देखो तीनों का शेयर निकल आया,
देखो ये एक ये तरीका है जो किताब में नहीं दिया, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जो एक मैं कॉन्सेप्ट लेके चला था कि रेशियो में बदल गया, इसका मतलब इसके अंदर कॉमन फैक्टर है। वो कॉमन फैक्टर मान लीजिए मुझे पता करना कितना है, इसका मतलब इनमें सब में कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करके इनको आपस में जोड़ देंगे तो यही तो हमारा एक्चुअल अमाउंट हो जाएगा। 14 के 35 के 34 के 26, यही तो हमारा एक्चुअल अमाउंट है। इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये हमारे 750 के बराबर होना चाहिए। जैसे मैंने बोला था कि आपको 350 मार्क्स मिले हैं 500 में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको 70% मिला है। तो 70% से हमें मार्क्स का नहीं पता चल रहा है, हमें मिल रहा है कि 100 में 70 मिला है, ठीक है। लेकिन जब हम 350 बटे करते हैं, इसको 500 से भाग करते हैं, तब पता चलता है कि यार हमारा नंबर 500 है, एक्चुअल में हमारा 350 है। तो ये रेशियो जो 35 और 14 26 ये हमारा रेशियो है। इसका मतलब इनके बीच में कोई कॉमन नंबर था, उसको हमने निकाल लिया है। क्योंकि 35 और 14 और 26 को अगर आपस में जोड़ोगे तो 750 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब कि ये 35 14 और 26 को आपस में जोड़ दो और एक वो नंबर फैक्टर कॉमन जो इनमें था जिसको हमने हटा दिया रेशियो बनाने के लिए, उसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर ये जोड़कर मल्टीप्लाई कर दे तो 750 के बराबर होगा। अब इस के को निकालने के लिए के की वैल्यू निकल जाए कॉमन। अब हमको क्या करना है, कॉमन फैक्टर को निकालना है। हमने कॉमन फैक्टर को 10 को निकाल लिया। अब इस 10 को सब में से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्चुअल नंबर पता चल जाएगा। ये 350 मिलेगा, इसको जो है 140, इसको 260 नंबर मिल गए। और बुक में क्या बोल रहा है, बुक में बोल रहा है कि आपको अगर ए का शेयर निकालना है, ए का शेयर निकालना है तो ए का कितना अनुपात है, 35 बटे इनको तीनों को जोड़ लो, 35 धन 14 धन 26 और इसको 750 से मल्टीप्लाई कर लो। ये वही होगा कि नहीं होगा, एक्चुअल में ये 75 ही होगा ना। ये देखो 75 बटे 750 ही तो आ रहा है ना, ये हाँ जी सब सर। में 75 और बटे 750 से ही तुम 750 बटे 75 से ही तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो। ये क्या हो रहा है, ये इसको अगर करोगे तो 10 ही तो आएगा, 10 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो। उसी तरह से बी में क्या कर रहे हो, बी का शेयर कितना है, 14 14 बटे ये इसको जोड़ोगे तो 75 हो जाएगा और फिर 750 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। यही चीज तो कर रहे हो ना, ये यही चीज तो है, मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, वही चीज है। लेकिन ये घुमा के बोल दिया, मैं आपको सिंपल बता दिया। आपको इससे दो चीज पता चल रहा है कि हम जो है कॉमन फैक्टर को निकाल लिया। कॉमन फैक्टर मान लीजिए के है, अंदर के तीनों जो अनुपात है इनको जोड़ लिया, ए प्लस बी प्लस सी, और जो हमारा टोटल अनुपात है मान जो चीज है 700 मैंने उसे कर दिया। ये के को निकालना है, इसको जो है ए प्लस बी प्लस सी से भाग कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वो हमारा कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। इस कॉमन फैक्टर को पहले रेशियो में करोगे तो पहले आदमी का शेयर मिल जाएगा, दूसरे रेशियो में मल्टीप्लाई करोगे दूसरे आदमी का शेयर मिल जाएगा, तीसरे से मल्टीप्लाई शेयर से मल्टीप्लाई रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो तीसरे आदमी का शेयर पता चल जाएगा, ठीक है। हमारे ख्याल में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होना चाहिए। इसमें क्वेश्चन दिया है, इफ 8 is added to each term then the ratio becomes 13:16। ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, अगर आएगा देन फर्स्ट नंबर क्या होगा, ठीक है। ऐसे कुछ ऐसे के दूसरे में क्या, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू रेशियो ए इज टू बी देन द रेशियो their expenses C is to D person saves X। अरे ये क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा इसमें, देखिए आप सेम उसी आधार पे क्वेश्चन है पूरा, कॉमन निकाल लीजिए। ए बी है, ए रेशियो, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाले क्वेश्चन आता है एग्जाम में। जैसे ए और बी दो आदमी हैं,
उनका जो इनकम है, इनका जो इनकम है, इनकम ऑफ ए अपॉन इनकम ऑफ बी, ये कितना दिया है? 4:3। एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंसेस, expense of expenses of A upon expenses of B, ये कितना दिया है? 3:2, 3/2, ठीक है। The ratio of monthly of A to and the ratio of their expenses 3:2. Each of them saves ₹600 at the end of month. अब इनकी सेविंग कितनी है? दोनों कितना बचा रहे हैं? 600। सेविंग कितनी आ रही है? 600 दोनों की। ए की भी सेविंग 600 है और बी की भी सेविंग 600 है, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ देयर इनकम, आप दोनों के इनकम का अंतर बताओ क्या होगा? ठीक है। अब इसमें देखो, इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करोगे तो इनकम ऑफ जो है ए माइनस एक्सपेंसेस ऑफ ए, इनकम ऑफ ए माइनस एक्सपेंसेस ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा? सेविंग ऑफ ए, यही तो होगा ना। सेम वे इनकम ऑफ बी माइनस एक्सपेंसेस ऑफ बी इक्वल टू सेविंग्स ऑफ बी, यही क्वेश्चन होगा ना, यही है, होगा कि नहीं होगा? सेविंग ए। अब ये हमारा, ये दोनों कितने हैं? 600 है, ये भी 600 है, एक क्लू ये दे दिया है इनका, ठीक है। अब हमारा इनकम ऑफ ए कितना होगा? ए इनकम ऑफ ए कितना है? तो इनकम ऑफ ए मान लीजिए इसमें कॉमन फैक्टर के है, ये 3K हो जाएगा। भाई आर है तो ये आर हो जाएगा। अब इसी की मदद से निकालना, मैंने जो क्वेश्चन दिया है उसी की मदद से निकालना, बड़े आराम से निकलेगा ये। एक बार इसको प्रैक्टिकल करके आना, देखिए कलम डुलाओ। अगर कलम डुलाने से कुछ समझ में आता है तो समझ लो हम भी सफल हो गए, नहीं तो कल इसको हम पूरा फिर प्रैक्टिकल आपको बताएंगे अच्छे से, और फिर नेक्स्ट चैप्टर भी बताएंगे कोई, ठीक है, अगला पढ़ाएंगे। चलिए आज का समाप्त करते हैं। Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much.